हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों इस सीरीज में हम लोग क्लास कर रहे थे आपकी विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन है, जिसके अंतर्गत हम लोग इस समय सितंबर की मैगजीन को कंप्लीट कर रहे हैं। और इसमें लगभग हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। जैसे हमने पॉलिटी सेगमेंट को कवर कर लिया है, इंटरनेशनल रिलेशन को भी कवर किया और इकोनॉमिक्स को कवर कर लिया, सिक्योरिटी हमारी कवर हो गई है, इन्वायरमेंट सेक्शन हमारा कवर हो गया है और सोशल इश्यूज यानी सोसाइटी का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। और एक क्लास उसकी कल आएगी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बड़े वाले टॉपिक रहेंगे और शॉर्ट टॉपिक रहेंगे। फिर इसके बाद हमारी एक और क्लास आएगी आर्ट एंड कल्चर के लिए, और जिसके साथ हमारी सितंबर की मंथली मैगजीन कवर हो जाएगी। आप पूरे YouTube पर देख सकते हैं कि हिंदी माध्यम के लिए ग्लैंस एकेडमी के द्वारा रेगुलर जो है कि मंथली मैगजीन आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें हमने मई की कवर की है, जून की कवर की, जुलाई की कवर की है और अगस्त की भी, और ये सितंबर की चल रही है, जो कि आपके यूपीएससी 2024 के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है। साथ ही साथ इसका बेनिफिट होगा दोस्तों, जब पूरे एक साल का करंट अफेयर्स सब्जेक्ट वाइज पीटी 365 फरवरी लास्ट से आना शुरू होगा, और जिसको मैं पूरी तरीके से आपको कंप्लीटली पढ़ाऊंगा, तब आपको चीजें रिवाइज हो पाएंगी जो हमने मंथली समय में पढ़ी होंगी। अगर आपने मंथली क्लास नहीं की तो आपको पीटी 365 का कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए जितने भी सेशन इस समय मैं चला रहा हूँ, जितने भी क्लासेस मैं लेकर आ रहा हूँ, वो पूरी की पूरी देखिएगा, तभी आपको उसका बेनिफिट मिल पाएगा। अदरवाइज आप लास्ट में परेशान होंगे, पीटी 365 को कितना भी रट लेंगे, बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इसी सबके साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ दी जाती है। एक पीडीएफ होती है जब ये आती है तभी पोस्ट कर दी जाती है, और दूसरी इसको जब अंडरलाइन करके मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, नोट्स के साथ, एग्जाम्पल के साथ पढ़ा देता हूँ, तब फिर उसको मैं पोस्ट कर देता हूँ, जिससे आप रिवीजन करते हैं तो चीजें समझ में आती हैं। तो अब हम चलेंगे अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पहले टॉपिक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा टॉपिक आ गया है, और मतलब सेक्शन, और जिसके अंतर्गत हम लोग आदित्य L1 मिशन को पढ़ेंगे। जैसे चंद्रयान 3 जो है कि बहुत चर्चा में था, बहुत पूरे करोड़ों वासियों ने जो है कि देखा, भारतीयों ने, और बहुत एक उम्मीद थी इसरो से, जिसने उस उम्मीद पे रिजल्ट अच्छा दिया। और उसी के बाद इसरो ने इस आत्मविश्वास के साथ एक सूर्य मिशन, जो कि सूर्य की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 पॉइंट पर छोड़ा है। अब यहाँ पर L1 क्या है दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है, और आदित्य क्या है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि दोस्तों इसमें जो वर्ड यूज किया गया है, एक तो वर्ड है आपका आदित्य। क्या वर्ड है दोस्तों, एक है आदित्य, और आदित्य कुछ और नहीं है ये, बल्कि सूर्य का ही पर्यायवाची नाम होता है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में आदित्य वर्ड यूज किया गया सूर्य के लिए। गायत्री मंत्र वगैरह या जिस भी मंत्र में आप देखोगे इस तरीके के वर्ड है। और दूसरा वर्ड है इसमें L1। L1 का मतलब होता है लैग्रेंजियन पॉइंट, एक ऐसा बिंदु जहां पर दो बड़े बड़े जो है कि पिंड हैं, उनके गुरुत्वाकर्षण का बल 0 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि मान लीजिए यहाँ पे जो है कि एक सन है, सूर्य है, और यहाँ पे एक अर्थ है, और यहाँ कहीं पे जो है कि वो L1 पॉइंट है। यहाँ पर क्या होगा, जो पृथ्वी से आने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा और जो सूर्य से आने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा, इनकी अपनी अपनी रेंज में तो बल होगा जो अपनी ओर सारी वस्तुओं को खींचेंगे। लेकिन इस पॉइंट पर, जहां पे मैं रेड डार्क ब्लू कर रहा हूं, इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी यहां पर स्थित कोई भी पिंड या कोई भी सैटेलाइट, वो न तो सूर्य की तरफ जाके गिरेगी और न ही पृथ्वी की तरफ जाके गिरेगी, वो यहां पर रुकी रहेगी और प्रॉपर जो है कि कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूअसली स्टडी करेगी सूर्य की। उसी को हम L1 बिंदु कहते हैं। और डिटेल में समझते हैं, आइए। तो देखिए, सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो ने 2 सितंबर को इसे लॉन्च किया, सौर मिशन, जिसका नाम है आदित्य L1, और ये पहला भारतीय सौर मिशन है। इससे पहले हम लोगों ने एक मॉम मिशन भी छोड़ा था मंगलयान के लिए। चंद्रमा के लिए हमने 3 मिशन लॉन्च कर दिए हैं, और सूर्य की स्टडी के लिए पहला सौर मिशन है। तो यहाँ पर दोनों बातें समझ में आ गई। 18 सितंबर को ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 तक जो है कि सफलतापूर्वक चरण पूरा कर लिया गया, और यहाँ से अब L1 तक जाने के लिए 110 दिन का समय और लगेगा। तो 110 दिन का मतलब हो गया कि लगभग 18 दिसंबर या 15 दिसंबर के आसपास हमें ये न्यूज़ सुनने में आएगी कि सौर मिशन के लिए जो सफलतापूर्वक छोड़ा गया था वो सफल रहा। और इसमें अगर हम बात करें
तो यहाँ पे सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको हम स्टेप्स भी कहते हैं, इस उपकरण के द्वारा वैज्ञानिक डेटा को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया गया है। जो सूर्य के आसपास स्टडी करने के लिए जो भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो सब मिलेगा। इसमें आप देखोगे इस स्टेप्स में 6 सेंसर लगाए गए। कितने? 6, जो अलग अलग दिशाओं में सुपर थर्मल तथा ऊर्जावान आयनों के बारे में आंकड़े जुटाएंगे। तो इस स्टेप्स में 6 सेंसर लगाए गए और आदित्य L1 मिशन के पूरे जीवन काल तक स्टेप्स आंकड़े को जुटाता रहेगा। अब आदित्य L1 का जितना भी जीवन काल हो, 5 साल, 6 साल, 10 साल, तो तब तक वो जो है कि पूरे के पूरे आंकड़े को जुटाता रहेगा। अब L1 के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो हमसे प्रश्न में पूछी जा सकती है आपके प्रीलिम्स में फैक्ट के तौर पे। जैसे पहली चीज पूछेगा कि किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा भेजा गया इसको, तो इसको भेजा गया PSLV के द्वारा। किसके द्वारा भेजा गया दोस्तों? PSLV के द्वारा भेजा गया है, ये पता होना चाहिए। जैसे ऑप्शन में क्या देगा? GSLV भी दे देगा और PSLV भी दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए PSLV C57 के द्वारा इसको भेजा गया है। किसके द्वारा? C57 के द्वारा। वहीं यह 25वां मिशन है PSLV का, और जिसमें PSLV एक्सल कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग किया गया है। सूर्य एवं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट के चारों ओर प्रभामंडल यानी होलो ऑर्बिट में स्थापित करने की इसको योजना बनाई गई है। और इस मिशन के उद्देश्यों पर एक नज़र जरा डालते हैं कि इस मिशन को लॉन्च करने के पीछे इसरो की क्या योजना रही, क्या उद्देश्य रहा। पहला उद्देश्य है कि सूर्य की जो ऊपरी वायुमंडल है, जिसको हम क्रोमोस्फीयर और कोरोना कहते हैं, इसकी स्टडी कर पाएंगे। ये वाला जो पार्ट हमें दिखता है सूर्य का, ये वाला जो पार्ट दिखता है जिसको हम कोरोना कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट हमें दिखता है इसको हम कोरोनल जो क्रोमोस्फीयर होता है, ये वाली, इसको हम स्टडी कर पाएंगे कि आखिर ये परतें कैसे बनी हैं। दूसरा, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग के बारे में हम जानकारी ले पाएंगे। कोरोनल इजेक्शन मास, जो मास इजेक्शन है, उसके बारे में हम समझ पाएंगे। सौर लपट, जो सूर्य के द्वारा जो लपटें निकलती वहां से, जिसको सौर ज्वाला भी कहा जाता है, इन सभी का हम अध्ययन कर सकेंगे। तो सूर्य के बारे में आप कोरोना के बारे में जानोगे, प्रकाश मंडल के बारे में जानोगे, कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में जानोगे, सौर लपट जिसको हम सौर ज्वाला कहते हैं, इनके बारे में भी हम चीज़ों को समझ पाएंगे, या सौर तूफान भी इनको हम कहते हैं। सूर्य की अलग अलग परतों जैसे क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, कोरोना में होने वाली जो प्रोसेस है, इसके क्रम का अध्ययन कर पाएंगे और निरीक्षण कर पाएंगे कि किस तरीके से सूर्य के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है 2 हाइड्रोजन के अणु मिलने के साथ, और इसमें क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं, तो इसकी पूरी की पूरी एक चरणबद्ध प्रक्रिया का हम स्टडी कर पाएंगे। अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जैसे सोलर फ्लेयर जिसको हम कहते हैं, सौर पवन, इनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, इनका संगठन कैसे हो रहा है, इनकी गति क्या है, इन सभी चीज़ों का हम स्टडी कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? स्टडी कर पाएंगे। तो ये हमारे उद्देश्य रहेंगे। वहीं इसमें जो पेलोड यूज़ किए गए हैं दोस्तों, पेलोड मतलब होता है जो इसमें सेंसर भेजे गए हैं या जो प्रोजेक्ट या टूल्स यूज़ किए गए, इसमें 5 तो इसरो के हैं और 2 भारतीय शैक्षणिक संस्थानों ने तैयार किए। जैसे इसको देखेंगे तो VELC यानी विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ है। दूसरा आप देखोगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसको सूट कहते हैं। फिर सोलेक्स, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। और हेलो मतलब कि हेल 10S है, यानी हाई एनर्जी L1 आर्बिट्रिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। वहीं इन सीटू पेलोड जो है उसमें एक होता है एस्पेक्स यानी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल, और एक पापा प्लाज्मा एनालाइजर पॉकेट फॉर आदित्य, पैकेज फॉर आदित्य, और एक लास्ट वाला। तो इस तरीके से बस आपको ये पता होना चाहिए। हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन जो प्रश्न बनना था वो मैंने ऊपर आपको बता दिया। अब यहाँ पर मेंस ओरिएंटेड सारी बातें चल रही हैं। जैसे यह मिशन विशेष क्यों है? पहली चीज कि ये सोलर डिस्क का अवलोकन करेगा, सोलर डिस्क का जो यूवी बैंड होती है, और ये कोरोनल मास इजेक्शन की त्वरण प्रणाली के बारे में भी जानकारी दे पाएगा, जिसका अब तक अवलोकन करना संभव नहीं हो पाया। CME और सोलर फ्लेयर का पता लगाकर सटीक अवलोकन करेगा और डेटा प्रदान करेगा। वहीं मल्टी डायरेक्शन आधारित अवलोकन की सहायता से हम सौर पवन की डायरेक्शनल और एनर्जी अनिट्रोपी का अध्ययन कर पाएंगे कि जो सोलर पवन है वो किस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा गतिशील होती है और किस डायरेक्शन में सबसे कम गतिशील होती है, इसका स्टडी कर पाएंगे। और अब हम दिखाते हैं आपको लैग्रेंजियन पॉइंट के बारे में। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके पहले इसको दिखाता हूँ, इमेजेस को। आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे सौर मंडल में, यूं कहें कि हमारे अंतरिक्ष में सौर मंडल की रेंज में 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है। एक हो गया हमारा L1, एक हो गया हमारा L2, एक हो गया L3, और एक हो गया L4, एक हो गया L5।
अब यहाँ पर आपको देखना है कि आप देखोगे ये रहा हमारा अर्थ, छोटा सा, मैं इसे डार्क कलर कर लेता हूँ, ये हमारी अर्थ है, क्लियर है, और ये हमारा सूरज है। तो इन दोनों के बीच में ये L1 वाला पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही पिंड का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी यहां पर जो भी आदित्य L1 को हमने सेट किया है वो यहीं हवा में झूलता रहेगा, न तो सूर्य की तरफ जाएगा न पृथ्वी की तरफ जाएगा, लेकिन उसका फोकस रहेगा सूर्य की स्टडी करना। तो सारे के सारे उसके जो सेंसर है, कैमरे है, रडार है, अपर्चर है, वो सब सूर्य का स्टडी करेंगे। वहीं एक L2 है जो पृथ्वी के पीछे है, L3 है जो आपके सूर्य के पीछे है, और L4 और L5 पृथ्वी के राइट और लेफ्ट में है। तो इस तरीके से 5 लैग्रेंजियन पॉइंट मिलते हैं, लेकिन हम L1 पे ही इसको पुशअप कर रहे हैं। अब और जानकारी लेते हैं, जैसे लैग्रेंजियन पॉइंट के बारे में, कि जहां दो पिंडों वाले गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये ऐसे स्थान होते हैं जहां स्थापित पिंड या उपग्रह अपने नियत बिंदु पर बना रहता है, यानी इस पॉइंट पे ये बना रहेगा। लैग्रेंजियन पॉइंट अंतरिक्ष में वह स्थान होता है जहां दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं, मतलब जीरो कर देते हैं। न तो यहाँ पे सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, न पृथ्वी का। तो इस तरीके से जीरो बराबर हो जाएगा, जी बराबर जीरो। तो यहाँ आदित्य L1 इजिली टंगा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, और इससे क्या होगा, इसकी न्यूनतम ईंधन खपत होगी और जो एक लंबे समय तक इसको बने रखेगा। और हमने बताया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में इस तरीके के 5 बिंदु हैं, L1, L2, L3, L4, L5। तो ये 5 बिंदु हैं जहां पर हम स्टैब्लिश कर सकते थे, लेकिन हमने L1 को ही सबसे पहले चूज किया। अब इसके महत्व की बात करेंगे तो आप देखोगे महत्व के बारे में क्या चीजें निकल कर आ रही हैं। जैसे सूर्य और पृथ्वी जैसे दो पिंडों वाली प्रणालियों के लिए अंतरिक्ष में इन पॉइंट्स पर स्थापित उपग्रह अपने नियत स्थान पर बने रहते हैं और उपग्रह में ईंधन की खपत भी कम होती है, इसीलिए हमने L1 जैसे पॉइंट को सेलेक्ट किया। वहीं लैग्रेंज पॉइंट 1 सूर्य और पृथ्वी के मध्य काल्पनिक रेखा पर स्थित है, जो कि पृथ्वी से L1 की दूरी पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी का लगभग 1% है। यानी L1 का जो बिंदु है वो पृथ्वी के थोड़ा ज्यादा नजदीक है, लेकिन पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स सूर्य से ज्यादा तो है नहीं, इसलिए यहां तक इसकी प्रभावी क्षमता रहती है। और अगर हम देखें इसमें एक सोहो जो है, यानी कि सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ये मिशन को L1 पॉइंट पर स्थापित किया गया और यह नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का संयुक्त मिशन है। जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। कहां पर? L2 पॉइंट पे, जो सन के पीछे है, जो कहां पे? सन के पीछे। और यहाँ पे कौन सा? L1 जो अर्थ के सामने है। तो यहां से इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इस तरीके से और भी जो है कि कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ मिशन, तो ये सारी चीजें हमने स्टडी कर ली। तो अब आपने देखा होगा सोलर मिशन के बारे में, और जब ये सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाएगा तो जो भी ये रिजल्ट देगा उसके बारे में हम बात कर लेंगे जब मैगजीन में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा मिशन ऑलरेडी जा चुका है चंद्रयान 3, तो इसके बारे में हम देखते हैं टाइडल लॉकिंग क्या होती है और भी इससे रिलेटेड क्या क्या जानकारी मिल पा रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे इसरो द्वारा चंद्रमा पर सूर्योदय होते ही रोवर यानी प्रज्ञान लैंडर अर्थात विक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश की गई। अब आप कहोगे सर यहां से तो जब गया था हमारा सैटेलाइट चंद्रयान 3 तो बाकायदा हंसता खेलता हुआ जा रहा था, स्टार्ट था, शुरू था, फिर ये कैसे बंद हो गया क्या? तो ऐसा नहीं है, इन्हें चंद्रमा की रात से सुरक्षित रखने के लिए स्लीप मोड में डाल दिया गया था। मतलब इसरो ने इसमें ऐसी सेटिंग कर रखी है कि हर बार जब जब चंद्रमा पे रात होगी तो इसको स्लीप मोड में डाल दिया जाएगा, तब ये लैंडर और विक्रम वहां पे कोई काम नहीं करेंगे, चुपचाप आराम करेंगे, सोएंगे अपनी दीदी के घर, क्योंकि चंदा मामा है और वहां पे हमने भेज दिया है भाई को। और दूसरी चीज, जब दिन होता है चंद्रमा पे, सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, तब इन्हें शुरू कर दिया जाता है अपने काम को करने के लिए। अब आप कहोगे सर रात में क्यों नहीं हम डेटा कलेक्ट करते हैं? क्योंकि चंद्रमा पे तापमान बहुत ही न्यूनतम स्थिति में है, माइनस में टेम्परेचर है, जिसकी वजह से हमारे जो उपकरण है लैंडर और रोवर वो शायद सही तरीके से काम न कर पाए और वो फेल भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उसे लंबे समय तक काम कराने के लिए हमें इस काम को करना पड़ रहा है कि रात में उन्हें सुला देते हैं और सुबह उन्हें उठा के काम कराया जाता है। फिर देखते हैं चंद्रयान 3 मिशन लैंडर और रोवर को सौर ऊर्जा से चलने के लिए डिजाइन किया है। किससे चलता है वो? सौर ऊर्जा से। अब सौर ऊर्जा तो सुबह ही मिलेगी, दिन में मिलेगी, रात में तो ऐसी होती नहीं है। और चंद्रमा पर दिन की अवधि के दौरान इन्हें लैंड करने की योजना बनाई गई थी। तो इसलिए हमने जब इसे लैंड किया तो चंद्रमा पे दिन था और ये सूर्य एनर्जी से चल रहा था। और आगे देखते हैं
चंद्रमा पे दैनिक तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव रहता है। दैनिक तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव रहता है, और जैसे कि इस वजह से चंद्रमा पर रात के समय बेहद कम तापमान पर काम कर पाना मुश्किल हो जाता है इनका, लैंडर और रोवर का। इस वजह से इसको रात में सोने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, यानी लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया जाता है। चंद्रमा पर दिन की अवधि के समाप्त होने से थोड़ा पहले ही लैंडर और रोवर को हाइबरनेशन मोड या स्लीप मोड में डाल दिया जाता है, ताकि जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश खत्म होता है चंद्रमा पे, अर्थात चंद्रमा पे जब रात होती है तो उससे पहले ही ये हाइबरनेशन मोड में आके या स्लीप मोड में आके सो जाते हैं बेचारे, और कहते हैं अब सुबह हम अपनी मजदूरी पे शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम चंद्र दिवस के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि चंद्रमा पर रात की अवधि का क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो पहला तो मिशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि अत्यधिक कम तापमान होने की वजह से, यहां पर आप देखेंगे अत्यधिक कम तापमान होने की वजह से अंतरिक्ष यान की प्रणालियां खराब हो सकती हैं, और लैंडर और रोवर रात की अवधि के दौरान भी कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए हमें सोलर एनर्जी के अलावा ऊर्जा के अन्य स्रोतों की आवश्यकता होती है, जैसे परमाणु ऊर्जा स्रोत, रिएक्टर, रेडियो आइसोटॉप। क्योंकि भाई सूर्य एनर्जी तो दिन में मिल रही है, लेकिन रात में एनर्जी के लिए क्या करोगे, तो कुछ ना कुछ आपको वैकल्पिक प्रयोग करना पड़ता है, जिसकी वजह से हो सकता था चंद्रमा का जो चंद्रयान-3 मिशन था वो लेट हो जाता, या फिर और बजट बढ़ाना पड़ता। अब अनुसंधान का वित्त पोषण करना पड़ता, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता, ये तो हमें पता होता है। इसीलिए वहां पे जब भी कोई दो व्यक्ति बात करेंगे तो किसी को भी किसी की बात सुनाई नहीं देगी, क्योंकि जब वायुमंडल नहीं है, क्योंकि ध्वनि जो होती है हमारी ध्वनि तरंग, ये एक यांत्रिक तरंग है और इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन चंद्रमा पे कोई वायुमंडल नहीं है, तो माध्यम न होने की वजह से एक व्यक्ति के द्वारा कही गई बात दूसरी व्यक्ति को नहीं सुनाई देगी। तो चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। अगर चंद्रमा पे कोई वस्तु गर्म हो जाती है तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ऊष्मा का चालन नहीं होगा और वो शीघ्र ठंडी नहीं होगी, यानी जल्दी ठंडी नहीं होगी। और चंद्रमा पर हर वस्तु के गर्म होने और ठंडा होने का अपना अपना एक अलग समय होता है। हो सकता है कोई वस्तु जल्दी गर्म हो जाए और जल्दी ठंडी हो जाए, और वहीं कोई वस्तु ऐसी हो सकती है जो लेट में गर्म होगी और लेट में ठंडी होगी। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही चंद्रमा पर रात की अवधि के दौरान कोई काम नहीं कराया जा रहा है। तो यहाँ आप इस चीज को समझ गए होंगे। और चंद्र दिवस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो चंद्र दिवस क्या है, तो आप देखेंगे कि चंद्रमा पर दोस्तों, चंद्रमा पर औसतन जो सौर दिवस है यानी चंद्र दिवस, वह समय होता है जब चंद्रमा सूर्य के सापेक्ष अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा लगाता है। जब वह सूर्य के सापेक्ष एक चक्कर पूरा लगाता है तब उसे हम एक चंद्र दिवस कहते हैं। और चंद्रमा पे जो औसत सौर दिवस है वो 29.5 पृथ्वी दिवस के बराबर है। अब पृथ्वी पर एक औसत सौर दिवस 24 घंटे के बराबर है, यानी पृथ्वी एक दिन में 24 घंटे का पूरा करती है चक्कर, तो एक दिन होता है। और ऐसे 29 दिन लगभग कंप्लीट करेगी तब जाके चंद्रमा पे एक दिन कहलाता है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि पृथ्वी के 24 घंटे पर एक दिन हो रहा है, और ऐसे 29 दिन पूरे करने पर जो है कि चंद्रमा का एक दिन कहलाता है। तो इसलिए चंद्रमा पर दिन की अवधि और रात की अवधि जो कि धरती के 14-14 दिन के अनुसार 24 घंटे का जहां एक दिन होता है तब जाके बराबर होती है। तो चंद्रमा पे एक ही दिन का प्रोजेक्ट है हमारा, केवल कितने दिन का, एक दिन का, मीन्स 14 दिन हमारे पृथ्वी के हिसाब से वहां पे रहेगा। और चंद्रमा पे तापमान की अगर हम बात करें तो चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास दिन की अवधि का तापमान तो 250 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। इट मीन्स कि 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और सोचो इंडिया में, भारत में जब 40 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान, तो गाड़ियों के पहिए तक फट जाते हैं, टायर फट जाते हैं इतनी हीट होने की वजह से, गर्मियों के पसीने के हाल बुरे हो जाते हैं। और यहाँ कितना है, 120 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वहीं रात की अवधि में जो अभी जाड़ा आ रहा है, सर्दियां आ रही है, दिसंबर तक होते होते 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाएगा। तो लोगों के घरों में हीटर, ब्लोअर, ब्लैंकेट, ये सारी व्यवस्था होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चंद्रमा पे -208 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट हो जाएगा, यानी फ़ारेनहाइट 130 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब क्या हुआ, इतने कम तापमान पे हो सकता है कि हमारे रोवर और लैंडर बेचारे जम जाएंगे, और जम जाएंगे तो ऐसी स्थिति में वो कोई भी गति नहीं कर पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, कोई डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हाइबरनेशन मोड का प्रयोग करके उनको स्लीप मोड में डाल दिया जाता है। क्लियर है ये बात। अब जरा टाइडल लॉकिंग को आप देखेंगे कि चंद्रमा का जो ब्राउन पार्ट है, ये जो ब्राउन पार्ट है, यही ऑलवेज हमें पृथ्वी से दिखता है, और इसीलिए हमें पृथ्वी से केवल एक ही पार्ट देखने को मिलता है चंद्रमा का। तो हम कहते हैं कि चंद्रमा का दूसरा हिस्सा क्यों नहीं दिखता है। तो यहाँ आप समझेंगे
कि टाइडल लॉकिंग का मतलब होता है कि चंद्रमा द्वारा अपनी धुरी यानी सूर्य के सापेक्ष घूर्णन करने में लगने वाला समय पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले लगे समय के बराबर होता है। इस वजह से हमें एक साथ ही दिखता है, वो एक ही हिस्सा है। टाइडल लॉकिंग के परिणाम क्या होते हैं कि इसके चलते हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही होती है, वैसे वैसे चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा होता है। तो दोनों का जब समय लगभग बराबर होता है तो हमें एक ही हिस्सा दिखता है। एक ही भाग हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है और दूसरा भाग हमें कभी नहीं दिखता है। और इस संदर्भ में दो पार्ट होते हैं, एक होता है नियर साइड, एक होता है फार साइड। नियर साइड का मतलब होता है नजदीक का हिस्सा यानी सम्मुख भाग, जो हमें चंद्रमा का लगभग 60% हिस्सा होता है जो दिखता है पृथ्वी से। दूसरा फार साइड जो विमुख हिस्सा होता है, वह भाग शामिल जो पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता है। और इसके साथ टाइडल लॉकिंग के परिणाम क्या होते हैं, एक तो ये परिणाम हो गया कि चंद्रमा का एक हिस्सा दिखता है, दूसरा हिस्सा नहीं दिखता है। दूसरा प्रभाव देखेंगे कि आकार पर प्रभाव दिखता है। दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दोनों पिंडों के आमने सामने वाले भाग को अधिक प्रभाव डालते हैं और दोनों पिंड के आकार में फैलाव और विकृति देखने को मिलती है। आपने ज्वार और भाटे की संक्रिया को पढ़ा होगा, ज्वार और भाटे की प्रक्रिया को। तो ये प्रक्रिया कैसे चलती है, जहां पर आप देखोगे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींचता है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर, इसलिए जो है कि चंद्रमा का अपनी ओर खींचता है, इसलिए यहां पर ज्वार और भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के आकार को विकृत करता है और वहीं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के महासागरों पर प्रभावित करता है, जिसकी वजह से बार बार ज्वार भाटा आते हैं। और चंद्रमा पर बसने की संभावना का परिणाम देखें तो इसका उच्च दैनिक तापांतर वहां बसना और चुनौतीपूर्ण कर जाता है। इससे चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि हम 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान भारत की जमीन पर नहीं झेल पा रहे हैं, तो हम चंद्रमा पे जाके 130 डिग्री का तापमान कैसे झेल लेंगे। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो सकती है। तो ये था दोस्तों चंद्रयान 3 के बारे में जो बेसिक जानकारी थी, वो सारी चीजें। और यहाँ लिख रहा है कि जुलाई की आप 2023 की मासिक पत्रिका में इसके बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, जो कि मैंने खुद आपको जुलाई के सेशन में कंप्लीटली पढ़ाया है कि कैसे जुलाई में हमारा जो चंद्रयान 3 था वो लॉन्च हुआ, उसके सारे बारे में सारी जानकारी वहां पे मैंने डिस्कस की है। तो अब हम चलते हैं बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक होगा। और इसको हम लोग इन शॉर्ट क्या कहते हैं दोस्तों, तो इन शॉर्ट आप देखोगे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS। क्या कहेंगे हम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली क्या है ये दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण यानी कि VGF की एक योजना को मंजूरी दे दी है। इसका मुख्य योगदान क्या होता है, तो ये एक तरीके से वित्त पोषण करती है उन प्रोजेक्ट को जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं होता है प्राइवेट सेक्टर के पास या प्राइवेट कंपनी के पास, निजी कंपनियों के पास। जब पैसा नहीं होता है इसके लिए, तो वो क्या करती हैं कि VGF के द्वारा वाइबल गैप जो फंडिंग होती है, इस अंतराल को पूरा करने के लिए उन कंपनियों को कुछ रियायती दर पर पैसे देती हैं। तो इसके लिए एक मंजूरी दे दी गई है। इस योजना से होगा क्या कि 2030-31 तक 4000 मेगावाट प्रति आवर की BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो हमने पढ़ा, इस परियोजनाओं की परिकल्पना हो सकेगी, मतलब विकास होगा, जिससे पूंजीगत लागत के 40% तक वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाएगा। यानी कोई कंपनी के द्वारा अगर इन परियोजनाओं को शुरू किया जा रहा है या कोई भी अगर प्रोजेक्ट है, तो इसके तहत 40% तक जो है कि VGF के माध्यम से बजटीय सहायता दी जाएगी सरकार के द्वारा। VGF क्या करता है, एक मुफ्त या फिर अस्थगित अनुदान है और यह अनुदान आर्थिक रूप से उचित किंतु फंडिंग की कमी वाले अवसंरचना परियोजनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। मतलब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे फंडिंग की कमी है, पैसे की कमी है, तो ऐसे में VGF के द्वारा आपको आर्थिक रूप से सहायता दी जाएगी और उसके बदले में फिर आपसे जो भी ऋण वगैरह की किस्तें रहेंगी वो सारी चीज ली जाएगी। तो ये एक मंजूरी दी गई है कैबिनेट के द्वारा। और इसमें अगर हम देखें तो जो हमारे यहाँ भारत में ऊर्जा सुरक्षा के लिए बिजली के विभाग में जो डिस्कॉम कंपनी है, इसको BESS परियोजना क्षमता का लगभग 85% उपलब्ध कराया जाएगा। कितना, 85% VGF फंडिंग इसको उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि बिजली ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को बढ़ाया जा सके और बिजली की बर्बादी को कम किया जा सके।
VGF अनुदानों के लिए BESS डेवलपर्स का चयन एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के तहत किया जाएगा और इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर को समान अवसर को बढ़ावा मिलेगा। मतलब कि अगर इसके लिए भी बिडिंग की जाएगी, जो ओपनिंग बिडिंग की जाएगी, पारदर्शी तरीके से बोली लगाई जाएगी VGF कंपनी के लिए भी कि भाई कौन ऐसी कंपनी या VGF होगा जो इन्वेस्ट करेगा इस तरीके के फंडिंग के लिए, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, बाकायदा पारदर्शिता के साथ हम बोली लगाएंगे। अब बात करते हैं BESS के बारे में फिर से, कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो ये दो प्रकार की होती हैं बैटरियां। एक होती है स्टैंडर्ड बैटरियां जो कि नॉन फ्लो कहलाती हैं, जिसमें आप लेड एसिड बैटरी देख सकते हो, निकल कैडमियम की बैटरी, लिथियम आयन की बैटरी, जो सामान्यतः हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में, टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में मैक्सिमम यही बैटरी देखने को मिलती है, जो कि नॉन फ्लो बैटरी होती है, और सोडियम सल्फर बैटरी। वहीं दूसरा जो टाइप होता है इसका, वो होता है दोस्तों फ्लो बैटरी, जिसमें रेडॉक्स फ्लो बैटरी होती है और हाइब्रिड फ्लो बैटरी। अब इनके बारे में डिटेल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई जानकारी ऐसी नहीं है जो आपसे प्रश्न में पूछ ले, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि बैटरी स्टोरेज जो हम सिस्टम पढ़ रहे हैं वो दो प्रकार से होती है। एक होती नॉन फ्लो और एक होती फ्लो बैटरी। तो नॉन फ्लो में आपकी आती है लिथियम आयन बैटरी, सल्फर वाली बैटरी, लेकिन फ्लो बैटरी में रेडॉक्स फ्लो और हाइब्रिड फ्लो बैटरी आती है। अब इसके घरेलू विनिर्माण की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम जो है कि भारत में इसका प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं बैटरी स्टोरेज के लिए, तो आप देखोगे कि आर्थिक तौर पे करें तो बैटरी सेल के आयात में कमी आएगी। जो हम बैटरी के सेल बना बना के आयात करवाते हैं उसमें कमी आएगी, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को देश के बाहर जाने से रोका जाएगा। अगर हम किसी दूसरे देश से अगर कोई सामान मंगा रहे हैं तो वो देश हमसे रुपए तो लेगा नहीं, क्योंकि उसके यहाँ तो रुपए चलता नहीं है, तो वो क्या करेगा, इंटरनेशनल स्तर पे जो मनी चल रही है करेंसी डॉलर, वो हमसे लेगा। क्योंकि अगर हम किसी से कोई सामान मंगा रहे हैं भाई, तो हम उसे बदले में पैसा ही तो देंगे, तो वो डॉलर मिलेगा, यानी विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारे देश से बाहर जाएगा। तो जब आयात कम होगा तो विदेशी मुद्रा भंडार कम खर्च होगा, बाहर कम जाएगा, और इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन बढ़ेगा इससे, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तरफ बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वाहन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, जिससे हम क्लाइमेटिक चेंज को भी रोकेंगे और साथ ही साथ नेट जीरो एमिशन के टारगेट को भी पूरा करेंगे, जो पंचामृत लक्ष्यों में दिया गया था। अभी उसकी बात भी करेंगे। वहीं तेल आयात को काफी हद तक कम किया जा सकेगा, फिर हम तेल पे अपनी डिपेंडेंसी को कम कर देंगे, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में हम क्या करेंगे, इसके माध्यम से अपनी बैटरी स्टोरेज के माध्यम से हम अपने सेक्टर को मजबूत करेंगे। सामाजिक स्तर पर देखें तो कौशल विकास कार्यक्रमों और इंक्यूबेशन सेंटर और उद्यमिता के अवसर बढ़ेंगे, और इसके लिए इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस का अनुमान है कि इससे 5 लाख कम से कम रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे नए स्तर से। वहीं पर्यावरण की बात करें तो पंचामृत लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता मिलेगी, और इन लक्ष्यों की घोषणा मोदी जी के द्वारा ग्लासगो में जब COP26 हुआ था, जो कि यूके यानी कि ब्रिटेन में है, वहां पे इन्होंने कहा था। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट था कि भारत को 2070 तक नेट जीरो एमिशन तक मुक्त कर, मतलब कार्बन मुक्ति जो हो रही है वो नेट जीरो कर देंगे, और शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण भी कम किया जा सकेगा। तो ये सब भी जो है कि हमारे बेनिफिट्स हैं, जिसकी वजह से हम घरेलू स्तर पे इसका निर्माण करेंगे। लेकिन हम इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जरा उनका भी हमें समाधान देखना पड़ेगा। जैसे पहली चुनौती होगी इस स्टोरेज सिस्टम को डेवलप करने में कच्चे माल की आपूर्ति, क्योंकि भारत में लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, बैटरी ग्रेड के जो ग्रेफाइट के भंडार बहुत कम है, और साथ ही साथ भारत का ऐसे किसी भी देश के साथ ना तो कोई अच्छा द्विपक्षीय समझौता है, ना कोई साझेदारी है जहाँ पे ये भंडार है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में निकेल और लिथियम के भंडार हैं, चिली में लिथियम के भंडार हैं, ब्राजील में निकेल के भंडार हैं। तो यहाँ पे जो भंडार हैं, इन देशों के साथ इन रसायनों के लिए या इन रॉ मटेरियल्स के लिए कोई पर्टिकुलर समझौता नहीं है जहाँ से हमें सस्ती कीमत पे मिल सके। तो ये भी एक चुनौती है। दूसरा, नीतियाँ और विनियमन, नीतिगत अनिश्चितता, कर संबंधी छूट अचानक बंद कर देना, ये सब चीजें और लाभ में कमी होने की वजह से भी हमारे यहाँ चुनौतियां हैं। प्रौद्योगिकी और मटेरियल साइंस, यानी प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और जानकारी आदान प्रदान करने का भी अभाव है, क्योंकि जो विकसित देश हैं या जिनके पास पेटेंट होता है इन टेक्नोलॉजी के लिए, वो हमारे साथ क्या करते हैं, शेयर ही नहीं करना चाहते हैं, अपनी जानकारी को, अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करना ही नहीं चाहते हैं, कि हम छोटे देशों को, विकासशील देशों को क्यों मदद करें। वहीं उच्च गुणवत्ता वाली अनुसंधान और विकास संबंधी अवसंरचनाओं का अभाव देखने को मिलता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे भारत में नहीं है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल और एनर्जी स्टोरेज संबंधी नीतियों का भी
जो घटक हैं उनका भी अभाव देखने को मिलता है। तो ये भी हमारे यहाँ चुनौतियां हैं। हालांकि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जीएसआई, इसने कहा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम अयस्क के भंडार का अनुमान है। तो अभी केवल अनुमान लगाया गया है, इसके आधार पर हम इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर सकते। क्या पता वहां पे इतने मिले ही ना अनुमान। अनुमान तो भाई कुछ भी हो सकता है ना, जमीन के नीचे हमें क्या पता, हो सकता है हमें 10 मिलियन मिल जाए या हमें हो सकता है 1 ही मिलियन मिले। तो हम इसके भरोसे तो नहीं रह सकते। और केवल पूरे इंडिया में केवल यही लिथियम के भंडार मिले हैं थोड़े से, इससे क्या हो पाएगा? क्योंकि हमारे भारत का इतना अधिक कंजम्पशन है बैटरी का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से, तो हमें ऐसे देश जो इसके भंडार रखते हैं जैसे ब्राजील, चिली, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ हमें द्विपक्षीय समझौता करना पड़ेगा। तब जाके हमें कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी और फिर हम भारत में अपने स्टोर सिस्टम को डेवलप कर पाएंगे। अदरवाइज हम ये कल्पना के रूप में ही देख पाएंगे। वहीं वित्त पोषण की बात भी करें तो बैंकिंग संस्थाओं को भी जो है कि यहाँ पर रेगुलेट किया जाए ताकि वो वित्त पोषण कर सकें। और अन्य विभिन्न चुनौतियों में लिथियम आयन बैटरी के विनिर्माण बाजार में उछाल के कारण लेड एसिड प्रौद्योगिकी की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी और घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की जरूरत है चीन से आयातित सस्ते व बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों के सामने, ताकि वो टिक सकें। क्योंकि आजकल कुछ भी होता है तो हम लोग चाइना का सामान ले लेते हैं, हमें लगता है कि हम इंडियन ब्रांडिंग में ले रहे हैं, हम इंडिया के मार्केट में ले रहे हैं। आप जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के आप देख लीजिए सामान, दिवाली पे भी झालरों का बाजार जो है कि कई करोड़ों का बिका। और जितनी भी आपकी झालर थी, कौन सी आपने टाटा की कंपनी की ली या फिलिप्स की ली, सब वही 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, ये सब चाइना का माल है। दिल्ली में चले जाओ, लखनऊ में चले जाओ, बड़ी बड़ी मार्केट में जाइए, वहां चाइना का माल एकदम डंप कर रखा है चाइना ने। तो आदमी भी क्या करता है, कहता 2 दिन जलाना दिवाली पे, सस्ती झालर ले लो, काम चल जाएगा। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के सामने आप अगर देसी कलाकार का लेते, जैसे दिए जलाते, कुम्हारों के भी जो रोजी रोटी चलती, या अपने भारतीयों की झालर जो मार्केट में बन के आ रही है आप उसे लेते, तब तो जाके आप चाइना के प्रोडक्ट को कम कर पाते ना। तो ये भी एक चुनौती है कि हम उससे निपट पाए। और इसके लिए हम आगे की राह में बताएं तो क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो जैसे मांग को पहले पैदा करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोस्तों मांग को पैदा करना पड़ेगा। इट मीन्स कि ऊर्जा भंडारण और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को अपनाने के लिए हमें डिस्कॉम या ट्रांसमिशन कंपनियों को आसान ऋण सुविधा प्रदान करनी पड़ेगी, जिससे वो डिमांड को क्रिएट कर सके। क्योंकि लोग मांग तो रहे हैं लेकिन इतनी महंगी होने की वजह से लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। ई बसों, ई कैब, ई ऑटो की मांग को बढ़ाने हेतु कुछ उपाय करने चाहिए। आज भी यूपी सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा लगातार सब्सिडी दी जा रही है कि इलेक्ट्रिक वाहन अगर आप खरीदते हो, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर खरीदते हो या इलेक्ट्रिक ई स्कूटर खरीदते हो, तो हम आपको 5,000, 10,000, 50,000 रुपए की छूट दे देंगे डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने के लिए आप अपना योगदान कर रहे हो। हालांकि उसका माइलेज और पिकअप कम होता है, लेकिन फिर भी आप योगदान कर रहे हो। तो इस आधार पे हम 50,000, 1 लाख रुपए तक की आपको छूट दे देंगे। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम जैसे एडवांस सेल विनिर्माण के तहत कम से कम 50% मूल्यवर्धन करने वाली कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करिए। यानी अगर एडवांस सेल विनिर्माण वाली कंपनियों में जो कि 50% अपने प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन कर रही हैं, तो इनको सब्सिडी दीजिए ताकि उनका मोटिवेशन हाई हो, उनको प्रोत्साहन मिले, ताकि वो इस काम को और आगे बढ़ा सकें। कराधान की बात करें तो बैटरी के आयात को कम करने और घरेलू स्तर पर बैटरी की खरीद को बढ़ावा देने के लिए बैटरी विनिर्माताओं को कर संबंधी राहत भी देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? कर संबंधी राहत भी आपको देनी पड़ेगी। और जीएसटी की दरों में आवश्यक बदलाव भी करने पड़ेंगे। पुनर्चक्रण और संधारणीयता की बात करें तो बीईएसएस में एंड ऑफ लाइफ की जगह चक्रीय अर्थव्यवस्था और अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को डिजिटल बनाना पड़ेगा। एंड ऑफ लाइफ का मतलब होता है दोस्तों, हम किसी वस्तु को इस तरीके से सोच के यूज करते हैं या कोई कंपनी इस तरीके से उस प्रोडक्ट का निर्माण करती है कि फाइनली इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? कंपनी को ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए कि उसको हम रिसाइकल करके इन फ्यूचर दोबारा यूज कर सके। जैसे अभी आप देखोगे, पहले मॉल में क्या होते थे, बड़े बड़े मेगा शॉप मॉल में आप ब्रांडिंग शोरूम में जाओगे तो वहाँ आपको पॉकेट दिए जाते थे, पॉकेट बैग, जिसमें आपको कपड़े दिए जाते थे, वो सामान्यतः पॉलीथीन के हुआ करते थे। अब उसको रिप्लेस करके पेपर बैग दे दिया गया, जिसको हम कैरी बैग के नाम से जानते हैं। जैसे ट्रेंड्स में, पैंटालून्स में, एलन सोली में, वैन हुसैन में, पीटर इंग्लैंड में, बड़े बड़े शोरूम में आप जाएंगे तो वहाँ पेपर का मिलता है और उस पर सिंबल बना होता है नीचे रिसाइकल यूज, कि इस पेपर को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं बाद में। तो चक्रीय इकोनॉमिक्स अपनाइए जिसमें हम अपशिष्ट का प्रबंधन भी कर सकें।
तो ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे, तब जाके हम कुछ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने आखिरी टॉपिक पे आज की क्लास में, और फिर इसके बाद एक टॉपिक और रहेगा जिसे हम लोग कल की क्लास में लॉन्ग टॉपिक कवर करेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट टॉपिक रहेंगे उसको हम लोग कल की क्लास में कवर कर लेंगे, जिससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा आपका। और फिर एक क्लास और आएगा आर्ट एंड लेक्चर के लिए। फिर आपकी पूरी मंथली मैगजीन को कवर कर लिया जाएगा सितंबर में, बिना किसी टॉपिक को छोड़े। अब यहाँ आप देखोगे कि आपका टॉपिक क्या है, वेनेडियम। आप कहोगे सर ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं, तो बिल्कुल पहली बार सुनोगे, क्योंकि ये क्रिटिकल खनिज की कैटेगरी में आता है। क्रिटिकल खनिज ऐसे खनिजों कहा जाता है जो सामान्यतः आमतौर पे नहीं मिलते हैं, बड़े रेयर कंडीशन में हमें ये मिलते हैं, तो उसकी चर्चा भी रेयर होती है। जैसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया कि गुजरात में खंभात की खाड़ी के पास वेनेडियम की खोज की गई है, और ये क्रिटिकल मिनरल के तहत आता है भारत सरकार के अंतर्गत। अगर हम बात करें जीएसआई के बारे में पहले, तो जीएसआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में दोस्तों। कहाँ पे? कोलकाता में। 1851 में इसको मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयला भंडार की खोज के लिए इसकी स्थापना की गई थी। खान मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डेटा का सृजन करता है और खनिज संसाधनों का आकलन भी करता है। इसकी क्षेत्रीय कार्यालय आपके लखनऊ में है यूपी के अंतर्गत, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग, कोलकाता। हालांकि कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर ही है। तो ये क्षेत्रीय आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हमने घटना चक्र में पढ़ते हैं कि आरओ एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम वेनेडियन के बारे में समझते हैं। तो आप ध्यान देना कि टाइटेनो मैग्नेटाइट वेनेडियन का एक प्राथमिक स्रोत है, यानी टाइटेनो मैग्नेटाइट से हम वेनेडियन की प्राप्ति कर सकते हैं। दुनिया का लगभग 88% वेनेडियन टाइटेनो मैग्नेटाइट से ही प्राप्त होता है। यह पिघला हुआ लावा तेजी से ठंडा होता है जब, तब हमें टाइटेनो मैग्नेटाइट का निर्माण होता है, और इसी निर्माण के तहत हमें वेनेडियन का प्राप्ति हो जाता है। तो यहाँ इस तरीके से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि वेनेडाइन जो है आपका वेनेडियन, ये किस प्रकार के मैग्नेटाइट अयस्क से मिलेगा? तो टाइटेनो मैग्नेटाइट अयस्क से मिल जाएगा हमें। और यह पहली बार है जब भारत के अपतटीय तलछट में वेनेडियन की मौजूदगी का पता लगाया गया। और कहाँ पे लगाया गया दोस्तों? खंभात की खाड़ी में। और ये कहाँ पे है? गुजरात के तट पे है। तो ये भी आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है कि खंभात की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, या कहाँ पर है। तो ये भी स्टेटमेंट एक बन सकता है यूपीएससी का। अब वेनेडियन के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। पहली चीज की एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक संकेत V है और परमाणु क्रमांक इसका 23 है। ये ट्रांजिशन मेटल के रूप में वर्गीकृत किया गया। ट्रांजिशन मेटल क्या होता है? जो आवर्त सारणी में दोनों किनारों के बीच एक पुल या ट्रांजिशन के रूप में काम करता है। जैसे मान लीजिए आवर्त सारणी में एक आपका जो परमाणु वो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में क्या करता है? पुल का निर्माण करता है। क्या करता है? पुल का निर्माण करता है एक तरीके से। इसकी पुल कैसे बनेगा? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बनेगा, क्योंकि जो इसमें और इसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंकिंग डेवलप करेगा। तो ऐसे ही मेटल को हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। दूसरी चीज, भूपर्पटी में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, खासकर महाद्वीपीय परपटी में पाए जाने की वजह से ये शीर्ष तत्वों में 22वें स्थान पे है। भूपर्पटी क्या? जो मिट्टी की ऊपरी परत है उसमें सामान्यतः मिलता है, और भारत सरकार ने इसको 30 क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में शामिल किया है। तो भारत सरकार ने कितने खनिजों को क्रिटिकल कंडीशन में रखा है? 30 क्रिटिकल मिनरल्स। उपलब्धता की बात करेंगे तो ये प्रकृति में मुक्त रूप में शायद ही कभी मिलता हो, लेकिन मैग्नेटाइट, वेनाडाइनाइट, कार्नोटाइट और पेट्रोनाइट सहित लगभग 65 अलग अलग खनिजों में पाया जा सकता है। इसके गुणधर्म की बात करेंगे तो ये सख्त व चांदी जैसे धूसर रंग की धातु होती है, और ये बहुत अधिक फ्लेक्सिबल यानी कि तन्य होती है, जिसको बहुत लंबा खींचा जा सकता है, बहुत ही लंबा, और इससे पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। और ये आघात वर्धक भी होती है, यानी किसी भी प्रकार का ये करंट या आघात चोट अपने ऊपर सह सकती है, ये टूटेगा नहीं, इतना ये मजबूत होता है। और साथ ही साथ ये जंग रोधी धातु है, यानी इस पे कोई जंग भी नहीं लगती ऑक्सीजन की उपस्थिति से, हो चाहे ना हो, क्योंकि ये कमरे के तापमान पे न तो जल और न ही ऑक्सीजन इनके साथ अभिक्रिया नहीं करती। क्योंकि जो लोहे पे दोस्तों जंग लगती है ना, वो क्यों लगती है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ वायुमंडल में क्रिया करता है, जबकि ये क्रिया नहीं करता, इसलिए ये जंग रोधी होती है। अब बात करें वैश्विक स्तर पे, तो ब्राजील जो है इसका सबसे बड़ा निर्यातक है, जबकि भंडार के तौर पे और उत्पादक के तौर पे देखें तो चाइना का नाम आता है। क्योंकि वेनेडियन है, वेनेडियम,
इसको ब्राजील सबसे अधिक निर्यात करता है पूरी दुनिया में, 1/4 लगभग। लेकिन अगर भंडार और उत्पादक की बात करें तो चीन के पास सबसे अधिक है। भारत में अगर हम कुल आंकड़ों के अनुसार की बात करें तो टोटल भंडार ही 24.63 मिलियन टन है और 2021 में अरुणाचल प्रदेश में भी इसके भंडार देखने को मिले थे। तो भंडार भारत में बहुत सीमित है। अब इसके वेनेडियम के उपयोग की बात करें तो जैसे ऊर्जा भंडारण में ये हेल्प करेगा कि वेनेडियम रोडेक्स फ्लो बैटरी में किया जाता है। ये रोडेक्स फ्लो क्या था, जो फ्लो बैटरी का जो टाइप पढ़ा था अभी हमने ऊपर नॉन फ्लो और फ्लो वाले में, और ये रिचार्जेबल बैटरी है, यानी ये एक बार खत्म हो गई तो इसे हम रिचार्ज कर सकते हैं। वहीं दूसरा स्टील विनिर्माण, यानी स्टील कंपनी जो इंडस्ट्री है, स्टील उत्पादन में एक मिश्र धातु के तत्व के रूप में ये काम करेगी और स्टील की मजबूती, कठोरता और ऊष्मा प्रतिरोध को ये बढ़ा देगा। यानी स्टील तो पहले से ही बहुत मजबूत धातु में आती है, लेकिन इसके प्रयोग से जब हम इसको स्टील इंडस्ट्री के तहत इसको मिक्सचर करेंगे तो ये उसकी मजबूती को और बढ़ा देगा और उसकी कठोरता और ऊष्मा को झेलने की क्षमता को और बढ़ा देगा। वहीं उत्प्रेरक की बात करें तो रसायनों, प्लास्टिक, अन्य सामग्रियों के उत्पादन में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। परमाणु रिएक्टर की बात करें तो मिश्र धातुओं के रूप में इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में भी किया जाता है, जो कि न्यूट्रॉन को आवेशित करने का एक संबंधित गुण रखता है। और औषधि रूप में भी प्री डायबिटीज और डायबिटीज के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो शुगर के मरीज होते हैं उनको भी दवाई दी जाती है और जो शुगर के मरीज होने से पहले की स्थिति होती है उसमें भी ये दवाई का प्रयोग किया जाता है। फिर अगर हम बात करें एरोस्पेस और विमानन की, तो एरोस्पेस की बात करें तो उच्च मजबूती होने के साथ साथ हल्के वजन होने के साथ ऊष्मा प्रतिरोधी जैसे गुणों की वजह से इसका एरोस्पेस और विमान संबंधी घटकों में भी इसका निर्माण किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब भी एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं तो बहुत हल्के वेट के होते हैं, ऐसा ना हो कि बहुत अधिक वेट होने की वजह से वो वायुमंडल में उड़ान ही ना भर पाए, और वायुमंडल में जो हीट पैदा होती है घर्षण की वजह से, उस हीट को झेलने की भी क्षमता होती है जिससे इसमें आग ना लगे, तो ये उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। अन्य उपयोग में आप देखोगे तो रंजक और चीनी मिट्टी के वस्तुओं के उत्पादन और धातु विज्ञान में एक अपचायक के रूप में ये होता है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। तो इतनी सारी उपयोगिता है दोस्तों केवल एक वेनेडियम का, तो सोचिए इसकी कीमत कितनी अधिक होगी, कितनी इसकी डिमांड होगी। तो ये सारा आज का हमारा टॉपिक, और इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इट मीन्स कि कल, इस बड़े टॉपिक को कवर करेंगे जीन ड्राइव प्रौद्योगिकी के बारे में, कि जीडीटी क्या होता है, जीन ड्राइव प्रौद्योगिकी क्या होती है, और उसके बाद बचे हुए जो संक्षिप्त सुर्खियां होंगी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसे कवर कर लेंगे कल की क्लास में। जिसके बाद हम कह सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको आर्ट एंड कल्चर की क्लास यहाँ पर मैं कराऊंगा, ताकि आपकी सितंबर की मंथली मैगजीन कंप्लीट हो जाए। और जो भी मेरे भाई बहन पूछ रहे हैं मुझसे कि सर अक्टूबर की क्यों नहीं करा रहे, नवंबर की, तो मैं आपको बता दूं कि अभी विजन आईएएस की अक्टूबर की इंग्लिश मैगजीन आई है, हिंदी मैगजीन शायद 5 दिसंबर तक आ जाएगी। कब तक आ जाएगी? 5 दिसंबर तक। तो तब तक आप इसे रिवीजन भी कर सकते हैं या फिर इसकी आप मास्टर क्लास भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर देना, और कोई क्वेरीज हो तो आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन पे भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।